हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू स्टडी एटिक। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। और अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की। ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर जो कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद की फर्दर डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना, इसके बारे में अब देखते हैं। मीर जाफ़र जो है वो 1757 में नवाब बन जाता है और 1760 तक लगातार यही जो है मीर जाफ़र ही नवाब रहेगा। इसी तरह बंगाल का जो पहला गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव बनता है। रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम पीरियड है वो पहले तो रहेगा 1757 से लेकर 1760, 1757 से 1760 तक। और इसके बाद इसका टाइम होगा 1765 से 1767 तक। ठीक। तो मीर जाफ़र जो है वो बार बार अंग्रेज़ों को ना बहुत सी एडवांटेजेस दे दे के थक जाता है। जब आपको पता है कि वॉर होके हटी प्लासी की, उसके बाद उसने उसमें प्रॉमिस किए हुए थे कि वो अंग्रेज़ों को बहुत सारी रियायतें देगा, साथ में कुछ टेरिटरीज भी देगा। तो ऐसे में वो ये सब उनको एडवांटेजेस दे दे के थक जाता है और रियलाइज़ करता है कि ब्रिटिशर्स की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और खुद को उसे इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों को लुटाना नहीं चाहिए। तब मीर जाफ़र जो है वो डच की हेल्प लेने की कोशिश करता है। जब वो डच की हेल्प लेता है तो इंग्लिश इस बात से भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आप हमारे जो है राइवल से कैसे आप मतलब उनके साथ सांठ गांठ लगा सकते हो। तो इंग्लिश ऐसे क्या करते हैं, वो डच को ना एक जगह है चिनसुरा, चिनसुरा नामक जगह पर ना वहाँ पे एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बेदरा। और वो कब होती है, वो होती है 1759 में। ये इंग्लिश और डच के बीच में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बेदरा। तो इसमें जो है डच हार जाते हैं और ब्रिटिश डच से जीतने के बाद मीर जाफ़र को बोलते हैं कि आपने रखे थे डच से संबंध, इसलिए हम आपको नवाबशिप से हटने के लिए अब बोल रहे हैं, आप नवाबशिप से हटिए, अब आप नवाब नहीं हैं, अब हम आपकी जगह आपके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाएंगे। तो वो मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। लेकिन मीर कासिम अंग्रेज़ों के आगे उतना नहीं झुकता जितना मीर जाफ़र झुका हुआ था और उसने उतनी ज़्यादा रियायतें दे दी थी। इतना मीर कासिम नहीं करने वाला। तो इस कारण कंपनी जो है मीर कासिम से लड़ती है और फिर से बाद में कुछ टाइम बाद मीर जाफ़र को ही नवाब बना देती है कि भाई नवाब तो मीर जाफ़र ही अच्छा था, मीर कासिम तो नहीं बनी बात हमारी, हमारे को तो इतने बेनिफिट नहीं मिल रहे मीर कासिम से। अब मीर कासिम की टाइमिंग को देख लो। मीर कासिम की जो टाइमिंग थी नवाब रहने की वो थी 1760 से लेके 1763 तक। मीर कासिम जब नवाब बना था तो उसने शुरू में अंग्रेज़ों को बहुत सारे लेविश गिफ्ट भी दिए, कुछ टेरिटरीज भी ट्रांसफ़र कर दी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स की ना जो लालच थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी डे बाय डे, और इस बढ़ती लालच को देखते हुए ना मीर कासिम ने अपनी कैपिटल जो है वो मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर दी मुंगेर में। अब मुंगेर में थोड़ा सा होल्ड था उसका, मीर कासिम का। वहाँ पर उसने अपनी जो है इंडिपेंडेंट आर्मी एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है ना उसमें भी चेंज करना शुरू कर दिया, ताकि जो नवाब का एरिया है जो बंगाल से वो कुछ जो इकोनॉमिक बेनिफिट ले पाए और ख़ुद को एस्टैब्लिश कर पाए अच्छे से, और जो इकोनॉमी है उस एरिया की, बंगाल की, वो फिर से स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो मीर कासिम ने मुंगेर में ना तोपों के और बंदूकों के कारखाने भी खुलवा दिए थे। उसने भारतीयों पर लगने वाले जो टैक्सेस थे उनको करवा दिया रिड्यूस, और जो अंग्रेजों पर जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए। जो 1717 में फारूक सियार ने दस्तक के राइट्स दिए थे ना अंग्रेजों को, मीर कासिम ने उन जो दस्तक के राइट्स का मिसयूज़ है उस पर भी रोक लगा दी। ये सब पॉलिसीज मीर कासिम की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी और उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा था। इस कारण उन्होंने मीर कासिम को नवाब की पोस्ट से हटा दिया और दोबारा से मीर जाफ़र को 1763 में नवाब के थ्रोन पे बिठा दिया। इस इवेंट से मीर कासिम तिलमिला उठता है और वापस नवाब बनने के लिए अवध के नवाब के पास जाता है और साथ में बात करता है मुगल सुल्तान से, जो कि दिल्ली का राजा होता है उस टाइम पे, जिसका नाम था शाह आलम। वो इन दोनों से मिलता है
किससे किससे? अवध के नवाब से, साथ में मुगल सुल्तान से। उस समय जो शाह आलम था, कोई स्ट्रांग रूलर तो रह नहीं गया था, और जो अवध का नवाब था उसकी प्रोटेक्शन में वो रहता था शाह आलम। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दिल्ली के जो राजा होते थे ना, अब बहुत सारी स्टेट्स के साथ ना कुछ ट्रीटीज ही कर लेते थे, जैसे अवध के साथ कर ली, मराठास के साथ कर ली, निज़ाम के साथ कर ली। ट्रीटीज वो इस हिसाब के करते थे कि उनको बहुत सारी टेरिटरीज जो थे वो ग्रांट कर देते थे कि अब से ये टेरिटरीज के जो दीवानी राइट्स हैं ये आपके, बदले में आप क्या करेंगे, अगर हमारे पे कोई फॉरेन इन्वेजन होगी तो उससे प्रोटेक्ट जो है दिल्ली को आप करेंगे फिर। ठीक है, ये मराठा सम पढ़ाते टाइम ना मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये इवेंट कैसे होता था, और एक आधा एग्जांपल मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो अब ये जो अवध का नवाब है इसका नाम था शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला नाम था इसका अवध के नवाब का। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, ये तीनों मिलकर ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। अब समझने की बात ये है कि ब्रिटिशर्स को भारत में बहुत सारा टाइम हो गया था, और ये यहाँ के टैक्टिक्स और पॉलिसीज को भी अच्छे से समझते थे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद इनकी ताकत और भी बढ़ चुकी थी। तो अब टाइम आ जाता है 22 अक्टूबर 1764 का। ये बैटल ऑफ बक्सर उस टाइम पे होती है, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया, अवध के नवाब, शाह आलम और मीर कासिम की जो मिक्स्ड फोर्सेस होती है ना, इन सबको अंग्रेजों ने हरा दिया। तो इस बैटल के बाद इलाहाबाद में दो ट्रीटीज होती हैं फिर। मतलब एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगी शाह आलम के साथ। किसकी होगी? शाह आलम के साथ, अंग्रेजों की। अंग्रेजों में रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। तो शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये हुई थी 12 अगस्त 1765 में। ठीक है, 1765 को 12 अगस्त को हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दिए। बहुत बड़ा इवेंट है ये हिस्ट्री में। जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दिए, मतलब अब वो टेरिटरी उनकी होगी, और बहुत कुछ जो है इंडियन रूलर्स अपने हाथों से लूज कर चुके थे। तो अब जो दूसरी ट्रीटी होती है वो भी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, लेकिन वो होती है 16 अगस्त 1765, लगभग 4 दिन बाद। और ये ट्रीटी किस में होती है? फिर से रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन इस बार किसके साथ होगी? शुजाउद्दौला के साथ। तो शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ट्रीटी होती है, वो भी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहलाएगी। तो शुजाउद्दौला को इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वॉर गिल्ट के तौर पर अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देने थे, और साथ में कुछ टेरिटरीज देनी पड़ी उसको। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन एक आना चाहिए कि इन टेरिटरीज को रूल करने वाले रूलर्स, उनको ही हरा दिया, तो अंग्रेजों ने इन टेरिटरीज को डायरेक्टली एक्वायर क्यों नहीं कर लिया और रूल करना खुद क्यों नहीं शुरू कर दिया? तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, जिसे हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट में। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। तो सी यू इन दैट लेक्चर। थैंक यू।